नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर और आइए अब शुरुआत करते हैं ब्रेकिंग विद एजेंडा की। बात होगी फ्री वाला दांव जिताएगा क्या चुनाव, ये है बड़ा सवाल। इसी पर आज हम चर्चा भी करने वाले हैं। यूपी में पहले चरण के लिए सियासी प्रचार खत्म हो चुका है। मतदान होने में केवल 21 घंटे बचे हैं। दूसरे चरण के लिए घमासान काफी तेज है। ये लड़ाई बहुत बड़ी है। दूसरे चरण के प्रचार के लिए योगी आदित्यनाथ रामपुर, बरेली, मुरादाबाद में रैलियां करेंगे। वहां पर डोर टू डोर कैंपेन भी होगा। 5 जगह पर साधेंगे मोर्चा और घर घर जाकर प्रचार भी करेंगे, लोगों को संबोधित भी करेंगे। तो उधर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी कमान संभालेंगे, आपको बदायूं में नजर आएंगे। बड़े नेताओं ने पूरी ताकत झोंक दी है इस लड़ाई को जीतने के लिए, उत्तर प्रदेश में जीत दर्ज करने के लिए। उधर अखिलेश यादव आज रामपुर में डेरा डालेंगे, नजर आएंगे। तो प्रियंका गांधी आज यूपी के लिए महिला और युवा के बाद सबके लिए एक घोषणा पत्र लेकर आ रही हैं। तो अवैसे भी मुरादाबाद में ताल ठोकेंगे। लेकिन आज झारखंड की जंग का फैसला ईवीएम में बंद होने से पहले का आखिरी दिन है। हर दल अपनी अपनी ताकत, वादे, इरादे जता चुका है। योगी आदित्यनाथ झारखंड को डरा रहे हैं कि अखिलेश आए तो पश्चिमी यूपी का भविष्य डार्क में चला जाएगा, डार्क हो जाएगा। तो अखिलेश बीजेपी के संकल्प पत्र को कोरी कल्पना कह रहे हैं, यानी डर और पलटवार की जंग अब भी जारी है। और इसमें कौन पड़ रहा है भारी, इसी पर करेंगे आज की चर्चा। हमारे साथ नेताओं का एक बड़ा पैनल होगा और जमीनी हकीकत से रूबरू कराएंगे। राजीव रंजन समझाएंगे आपको जमीनी हकीकत, और नेताओं की बयानबाजी भी खूब हो रही है। 2 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। आइए, जो मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। ये 6 तस्वीरें इससे पहले आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देखिए। बड़े नेता, क्योंकि पहले चरण का जो चुनाव प्रचार है वो थम गया है, कल वोटिंग होने जा रही है। दूसरे चरण में जिन जिन जिलों में वोटिंग है वहां पर अब कैंपेन किया जा रहा है, चुनाव प्रचार किया जा रहा है। एक दूसरे पर वार पलटवार का दौर जारी है, यानी कि साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाया जा रहा है उत्तर प्रदेश की इस लड़ाई को जीतने के लिए। अनिला सिंह जी बीजेपी स्पोक्सपर्सन हमारे साथ मौजूद हैं। अंशु अवस्थी जी स्पोक्सपर्सन यूपी कांग्रेस हमारे साथ मौजूद हैं। अभी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई देंगे। थोड़ी देर के बाद तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। अभिषेक सोम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, लीडर हैं समाजवादी पार्टी, स्टूडियो में ही मेरे साथ मौजूद हैं। साथ ही इंद्रजीत सिंह आरजेडी आरएलडी स्पोक्सपर्सन हमारे साथ जुड़ेंगे। साथ ही मेरे सहयोगी राजीव रंजन नोएडा से हमारे साथ होंगे। तमाम खास मेहमान अब से थोड़ी देर के बाद आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आएंगे। देखिए, घोषणा पत्र पर नजर डालिए कि 2 दिन पहले बीजेपी अपना घोषणा पत्र लेकर आती है और उसको संकल्प पत्र नाम दिया गया है, कल्याणकारी संकल्प पत्र। फिर उधर अखिलेश यादव ने कहा कि जब बीजेपी अपना घोषणा पत्र लेकर आएगी उसके बाद हम अपना लेकर आएंगे। तो कल ही आपने देखा कि बीजेपी के बाद तुरंत अखिलेश यादव टीवी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं। कल की तस्वीर है, वो अपना घोषणा पत्र लेकर आए। आज प्रियंका गांधी लेकर आएंगी। राजीव रंजन आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। राजीव, कल आपके शो में आपने एक बात कही, कई इंपॉर्टेंट बातें कही और साथ ही एक शेर भी बोला। वो शेर सटीक बैठता है राजीव। ये अगर घोषणा पत्र पर आप नजर डालेंगे तो खाना पूर्ति सी नजर आ रही है। 2 दिन पहले, 1 दिन पहले घोषणा पत्र लाने का क्या मतलब है? देखिए विपनेश, उसी शेर से फिर शुरू कर देता हूं। तेरे वादे पे जिए हम तो ये जान झूठ जाना कि खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता। दरअसल क्या है कि ये भारतीय जनता पार्टी, ये समाजवादी पार्टी पिछले 10 साल में 5 साल अखिलेश यादव, 5 साल योगी आदित्यनाथ सरकारों में रहे हैं। और उसके बाद आप सरकार में 5 साल कार्यकाल पूरा करने के बाद अगले 5 सालों के लिए जनता से क्या वायदे कर रहे हैं कि आप गन्ना का भुगतान 14 दिनों में कर देंगे। ये गन्ना के किसान जानते हैं कि किसने 14 दिन में भुगतान किया है। अखिलेश यादव ने कितना किया और योगी सरकार ने पिछले 5 सालों में कितना किया। ये गन्ना किसान जानते हैं कि किसने कितना कब दाम बढ़ाया। योगी सरकार 5 साल पूरा कर रही है और ये पहली बार गन्ना किसानों का दाम नवंबर में बढ़ा था। अखिलेश यादव के जमाने में कितनी चीनी मिलें बंद हुई थी ये भी पूरा उत्तर प्रदेश जानता है और ये किसान भी जानते हैं। लेकिन नहीं, अब ये चुनाव ऐसा लगता है कि जैसे अखिलेश यादव और भारतीय जनता पार्टी किसी दूसरी जगह से आए हैं और पहली बार उत्तर प्रदेश के लोगों को संबोधित कर रहे हैं कि हम आए तो ये करेंगे, ये करेंगे। 5-5 साल दोनों रह चुके हैं। क्या किया है, क्या नहीं किया है, ये देश का, ये उत्तर प्रदेश की जनता को पता है। लेकिन जो नए नए वायदे चुनाव से पहले किए जाते हैं, स्मार्टफोन कोई दे रहा, कोई
स्कूटी दे रहा, कोई किसानों को बिजली की सिंचाई की फ्री व्यवस्था कर रहा है, कोई 300 यूनिट बिजली फ्री कर रहा है। सब कुछ सारा पैकेज ले आकर के कल दोनों पार्टियों ने दे दिया। मैं बार बार ये कहता हूं, एमएसपी पर खरीद की बात हो रही है। उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद से गाजीपुर हमारा कार्यक्रम भी चलता है। गाजियाबाद से गाजीपुर तक के किसान जानते हैं कि उनकी फसल के उत्पादन का कितना फीसदी सरकारी खरीद होती है, धान खरीद की कैसे होती है, धान और गेहूं की खरीद, ये सबको पता है। कोरोना काल में 5-5 किलो जो अनाज बिका है और उससे मार्केटिंग और सप्लाई विभाग के कर्मचारियों के चेहरे कितने खिले रहते हैं और किस वजह से खिले रहते हैं, ये सबको पता है। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है, नेताओं की बातें कुछ और है। ये वायदे किए गए हैं, ये एक तरफ है, ये दिखाने के लिए। मूल बात पर मैं आता हूं। आज जब हम बात कर रहे हैं विपनेश, हम ब्रेकिंग विद एजेंडा में, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की सियासत के बारे में लगातार अगर किसी चैनल पर कोई कार्यक्रम सबसे ज्यादा लगातार होते रहा है तो ब्रेकिंग विद द एजेंडा है, जिसमें शुरू 10 बजे हम उत्तर प्रदेश की सियासत पर पिछले कई महीनों से बात कर रहे हैं। अब वो दिन आ गया है जब पहले चरण का मतदान कल होगा। कुल मिलाकर के 58 सीटों पर मतदान हो रहा है, 11 जिलों पर हो रहा है, 11 जिलों में हो रहा है। और इन 58 सीटों पर कुल मिला के 54 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है, 2 सपा 2 बसपा के पास है। जीती तो भारतीय जनता पार्टी 53 ही थी, लेकिन बागपत की छपरौली सीट से जो सहिंदर उनके उम्मीदवार आरएलडी से जीते थे पिछले चुनाव में, वो कुछ ही दिनों बाद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। तो इस तरह से बीजेपी के पास सिटिंग 54 सीटें हैं और आप समझिए कि 54 सीटें यानी 90% से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी पर है। और इसीलिए उनके माथे पर पसीना छूट रहा है कि पिछले रिकॉर्ड को पहले चरण में वो दोहरा पाएंगे कि नहीं। नुकसान अगर हुआ, फायदे अब 54 से ज्यादा सीटें तो मुझे लगता है जीतना बड़ा मुश्किल है या नामुमकिन है। भारतीय जनता पार्टी कह सकती है, प्रवक्ता कह सकते हैं शायद इस बार 58 जीत जाए, लेकिन असल बात यह है कि नुकसान अगर हुआ 1 का होगा, 10 का होगा, 25 का होगा, 30 का होगा, इसका हिसाब भारतीय जनता पार्टी के लोग लगा रहे हैं। और दूसरी बात, अखिलेश और जयंत की सांसें अटकी हुई हैं कि उनकी पूरी निगाहें पहले चरण के चुनाव पर हैं। जिस तरीके से किसान आंदोलन पश्चिम उत्तर प्रदेश में, बागपत में, मुजफ्फरनगर में, शामली में, इन इलाकों में हुआ है, मेरठ में, इसी इलाके के जो किसान हैं, पहले और दूसरे चरण के मतदान उन्हीं इलाकों में हो रहा है जहां पिछले 1 साल के जिस बेल्ट के किसान आंदोलन में बहुत गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे थे और बहुत सक्रियता निभाई थी उन्होंने। तो इसका क्या फायदा अखिलेश और जयंत को मिलेगा, इसके लिए वो भी बहुत बेकरार हैं और बहुत परेशानी में है कि अगर पहले चरण में जैसा उन्होंने सोचा, अगर ऐसा उन्हें नहीं हुआ तो क्या होगा। दूसरी इंटरेस्टिंग बात और महत्वपूर्ण बात कि इन्हीं जिलों से सटे हुए जो दूसरे जिले हैं उसमें दूसरे चरण का चुनाव है। आपने सारे उत्तर प्रदेश के लोगों के नेताओं की बात की, किसकी कहां पर रैलियां हैं, ये सब पहले चरण से सटे हुए इलाके हैं। दूसरी बात और है कि एक तो पहले चरण में ये चुनाव गाजियाबाद और नोएडा से इधर का है और कुछ चुनाव आगरा, अलीगढ़, मथुरा इधर का है। इधर की फिजा कुछ अलग सी है, उधर की फिजा कुछ अलग सी है। दूसरे चरण के मतदान में जिन जगहों पर इलेक्शन हो रहा है, सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, बरेली, बदायूं, अमरोहा, ये वो जिले हैं जिसमें मोटे तौर पर 30% से ज्यादा आबादी मुस्लिम पॉपुलेशन है। मुस्लिम पॉपुलेशन का उत्तर प्रदेश में कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा इन्हीं इलाकों में है जहां दूसरे चरण का मतदान है। अगर आप आंकड़ों के हिसाब से देखें तो दूसरे चरण में 55 सीटों पर चुनाव होने हैं, जिसमें 38 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास हैं और 17 सीटें अगर फेजेस वाइज देखेंगे, चरण वाइज देखेंगे, तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा विपक्ष को इसी सेकंड जो चरण का चुनाव है 2017 के चुनाव में सबसे ज्यादा चरणों के हिसाब से इसी में सीट मिली थी। तो ये एक मजबूत गढ़ विपक्ष का है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी 38 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी। तो आज ओवैसी इस फील्ड में, इसी बेल्ट में सेकेंड फेज के इलेक्शन में ओवैसी क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और क्या कर सकेंगे, इस पर सबकी निगाहें लगी हैं। और फर्स्ट फेज में मैं पहले दिन से कह रहा हूं, मायावती को कमजोर नहीं आंकना चाहिए। ये भी उनका स्ट्रांग होल्ड है। फर्स्ट और सेकेंड जो फेज के इलेक्शन है, मायावती क्या करेंगी इस पर निगाहें रहेंगी। हाथी के वोटर क्या करने वाले हैं इस पर निगाहें रहेंगी। लेकिन इतना यकीन मानिए कि आज दूसरे चरण के चुनाव में जो नेता जा रहे हैं वो रहेंगे तो दूसरे चरण के चुनाव में, लेकिन वो बातें, वो एड्रेस आज करेंगे पहले चरण के मतदाताओं को जिनका कल चुनाव होना। तो सबसे दिलचस्प बात है, आज
बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। कल पहले चरण का चुनाव है और पहले चरण का चुनाव ही उत्तर प्रदेश की दशा और दिशा तय करेंगे। अनिला सिंह जी, आप बहुत ध्यान से राजीव रंजन को सुन रही होंगी, उन्होंने सही कहा और आप भी ये मानते हैं कि पहले चरण का जो चुनाव है वो दशा और दिशा तय कर देगा। इस बार जाटलैंड की लड़ाई बहुत बड़ी है, बहुत आसान नहीं है। तो ये 5 साल तो पहले भी आप सत्ता में रहे, कितने वादे पूरे हुए? एक बार फिर से वही बड़े वादे जनता से किए गए हैं, बताइए क्या? और जिस तरीके से सीएम योगी बयानबाजी कर रहे हैं कि अखिलेश यादव आए तो डार्क जोन में उत्तर प्रदेश चला जाएगा, क्या इन सब से ये लड़ाई आसान हो जाएगी? मेरी सबको राम राम। और बिल्कुल देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से चुनाव शुरू हो रहे हैं, मतदान जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो पहला फेज है यहीं से शुरुआत हो रही है। अब क्यों ना हो उत्तर प्रदेश में, अगर मैं कहूँगी पश्चिम देश में सबसे प्रोग्रेसिव अगर कोई क्षेत्र है मेरे उत्तर प्रदेश का तो वो पश्चिमांचल है। और हमेशा पश्चिमांचल ने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है। पिछले अगर कुछ चुनावों में हम देखें 14 में, 17 में, 19 में, तो इस बार भी जो पश्चिम क्षेत्र है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हुआ मिलेगा। क्यों ना मिले, क्यों ना मिले? क्या भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 वर्षों में इस क्षेत्र के लिए काम नहीं किया? क्या यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए कार्य नहीं किया गया? क्या यहाँ हाईवेज नहीं दिए गए? क्या यहाँ की सड़कों को गड्ढा मुक्त नहीं कराया गया? क्या यहाँ पे घर घर बिजली नहीं पहुंचाई गई? क्या यहाँ पर घर घर बिजली के कनेक्शन नहीं दिए गए? जो डिजर्विंग थे क्या उनको घर नहीं दिए गए? उनको टॉयलेट्स नहीं दिए गए? क्या जो यहाँ पे जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट थे उनकी बेहतरी नहीं हुई? मैं नोएडा में बैठी हूँ, यहाँ पे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज गौतम बुद्ध नगर, जब हमारी सरकार आई थी एक ढांचा बनकर खड़ा हुआ था और कुछ नहीं था। और आज आप जाकर देखिए, थ्राइविंग हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज भी शुरू हो चुका है। कोरोना के समय लगातार कितना काम किया उस अस्पताल ने। ये काम समाजवादी पार्टी और बीएसपी के समय भी हो सकता था, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो विल थी ही नहीं, वो इच्छा शक्ति थी ही नहीं इनका काम करने के लिए। गन्ना बेल्ट कही जाती है यहाँ पर। अगर मैं गन्ना बेल्ट के बारे में भी बात करूं तो यहाँ पर जो रिकॉर्ड पेमेंट हुआ है, जब ये लोग समाजवादी पार्टी वाले सत्ता छोड़कर गए थे, इन्होंने केवल और केवल 90,000 करोड़ का जो गन्ना मूल्य है उसका भुगतान किया था। और अभी तक हमने, अगर मैं पूरे प्रदेश की बात करती हूँ, 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा कर दिया। जो थोड़ा बचा हुआ है वो भी सारा पेमेंट हो जाएगा। तो आप मुझे ये बता दें कि यहाँ पर क्यों नहीं यहाँ की जनता, जो बहन बेटियां हैं, उनकी सुरक्षा मिल रही है? बेटियां कॉलेज जा रही है, उनको शोधों का डर नहीं है कि घर से बाहर निकलेंगी और पता चलेगा छेड़खानी शुरू हो जाएगी। जाटलैंड कहा जाता है, जाट जो है अपनी आन मान शान के लिए जाना जाता है। बहन बेटियां जो होती हैं, बहुएं जो होती हैं, उनके सम्मान के लिए जाना जाता है। 2013 के दंगे जो हुए थे उसका बहुत बड़ा कारण यही रहा था। 2 लड़के जो सचिन और गौरव थे, उनकी शहादत इसीलिए हो गई थी क्योंकि अपनी बहन की अस्मिता बचाने के लिए उन्होंने आवाज उठाई। और फिर तो हम जानते हैं इतिहास हो गया और ऐसा काला धब्बा पड़ा हमारे पश्चिम क्षेत्र में, जिसका पूरा मैं कहूंगी इस कलंक के जिम्मेवार जो है समाजवादी पार्टी है और केंद्र में कांग्रेस पार्टी है। नहीं, अनिला सिंह जी, एक सवाल देखिए, जाटलैंड की मैं बात कर रही हूँ, कल यहीं पर वोट पड़ना है। दशकों से समस्या रही है, 5 साल आपने भी राज कर लिया और बड़े वादे आपने पिछले संकल्प पत्र में किए थे। तो गन्ना बेल्ट की बात करूं तो क्या गन्ने का भुगतान हो गया? ये दशकों की समस्या रही है, किसानों का पूरा भुगतान कर दिया गया, ये हकीकत आपको भी मालूम होगी। अब एमएसपी पर आप बात कर रहे हैं, जो चुनाव आ रहा है, फ्री में स्कूटी, लैपटॉप और आप शिक्षा, साथ ही रोजगार, पेंशन, ये बातें हो रही हैं अब चुनाव आते आते। 5 साल रहे तब क्या किया, ये जनता पूछेगी ना ये सवाल। तो 5 साल में जो किया मैंने अभी आपको अपने पश्चिम क्षेत्र के लिए तो गिना ही दिया, ठीक है। ये जो संकल्प पत्र है ये कंटिन्यूएशन में है, आप पार्ट 2 समझ लीजिए। इतना काम किया है, 92% जो हमने पिछले संकल्प पत्र में वादे किए थे वो हमने 92% कंप्लीट कर दिए हैं। उसी के कंटिन्यूएशन में ये संकल्प पत्र क्यों है? जितना डेवलपमेंट है उससे कहीं ज्यादा अब डेवलपमेंट दिखाई देगा। नींव तैयार करी है, ये तो अपनी जिस डाल पर बैठते हैं उसी डाल को काटते हैं। इनका क्या है? समाजवादी पार्टी का परिवारवादिता से ऊपर उठ ही नहीं पाते। इधर देखिए, अगर मैं पश्चिम की बात करती हूँ, जयंत चौधरी जी को सत्ता इसीलिए मिली ना इस पार्टी की क्योंकि वो अजीत सिंह जी के बेटे हैं। चौधरी चरण सिंह जी कभी नहीं चाहते थे कि अजीत सिंह जी जो है राजनीति में आए, परंतु जब उनकी मृत्यु होगी उसके बाद चौधरी अजीत सिंह जी को राजनीति में लेकर आए कुछ लोग। परंतु जयंत चौधरी जी की यही काबिलियत है कि अजीत सिंह जी के बेटे हैं, इसलिए उनको सत्ता मिल गई। अखिलेश यादव जी की यही काबिलियत है कि वो मुलायम सिंह यादव जी के पुत्र हैं, जो परिवारवाद में यानी डायनाक्रेसी में जो विश्वास करते हैं
क्षेत्रीय दल जिनकी केवल और केवल राजनीति के धर्म और जाति पर चलती है, तो वो केवल अपने परिवार को बढ़ाने के विषय में सोचेंगे, बाकी लोगों के विषय में नहीं सोचने वाले हैं। नहीं ठीक, वादों पर पार्टियां कितने खरा उतरी हैं। लोक लुभावन वादे इस बार फिर से कर दिए गए हैं, पहले भी किए गए, लेकिन उन वादों पर काम क्या हुआ है? अभिषेक जी, आपकी पार्टी ने भी 5 साल, आप भी रहे सत्ता में, राज किया है उत्तर प्रदेश में। मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव ने कितने वादे पूरे किए हैं? एक बार फिर से वो फ्री का तोहफा दे रहे हैं आप। चुनाव से चंद पहले स्कूटी, लैपटॉप फ्री, कैंटीन में खाना फ्री, रोजगार, पहले भी तो ये वादे किए गए थे। कितना काम हुआ? देखिए 2012 में जो समाजवादी पार्टी ने जनता से जो वादे किए थे उसको पूरा किया, चाहे डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट 4 लेन कनेक्टिविटी है, लैपटॉप, साइकिल, कन्या विद्याधन, हॉस्पिटलिटी, या जो भी हम बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम लोग काम कर सकते, डायल 100 वुमेन हेल्पलाइन, तो हम लोगों ने तमाम चीज़ों पर काम किया जिससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रदेश की जनता तक लाभ पहुंचाया जा सके। हम लोग डेवलपमेंट करते रहे और भारतीय जनता पार्टी दंगे कराती रही, दंगे का षड्यंत्र रचती रही। अब देख लीजिए, बहन जो अनिला सिंह है, हमने तो बात नहीं करी सचिन और गौरव की, तो क्योंकि इन्होंने कोई काम नहीं किया है, इनके पास ये सब चीज़ें बेसलेस हैं। ये केवल हिंदू और मुसलमान की बात करते हैं कि जाटलैंड है, जाटलैंड में सचिन और गौरव की इसलिए निर्मम हत्या होगी क्योंकि उन्होंने अपनी बहन की अस्मिता बचाई। अरे वो सब चीज़ें ठीक है, पर उस चीज़ को किसने बल दिया, वहाँ पे किसने आग लगाई, ये पूरा प्रदेश जानता है, देश की जनता जानती है। और प्रदेश की जनता समझदार है, वो हिंदू मुसलमान में नहीं फंसना चाहती है। आप लोग पलायन का मुद्दा उठाते रहें, नाहिद हसन की बात करते रहें, आजम खान की बात करते रहें, हम लोग इंस्टीट्यूशंस की बात करेंगे। और हमारा केवल और केवल एकमात्र लक्ष्य है, उत्तर प्रदेश की जनता तक ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं पहुंचाई जाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात की जाए। तो चुनाव से एंड पहले नहीं, बिल्कुल पहले नहीं, हम लोगों ने 12 से 17 तक इंफ्रास्ट्रक्चर पे ही काम किया और इन लोगों ने दंगे पे काम किया। उत्तर प्रदेश की भोली भाली जनता को बहला फुसलाकर अपने पक्ष में वोट तो पा लिए और सरकार बना ली, पर उत्तर प्रदेश की जनता के लिए कोई भी ऐसा विकास कार्य नहीं करा पाए। आप बताइए, आपने कितने इंस्टीट्यूशन को यहाँ पे डेवलप किया, कितने मेडिकल कॉलेज बनाए, कितने हॉस्पिटल्स बनाए, कोरोना काल में कितनी, मतलब जिन शवों को, जिनको उनका अंतिम संस्कार भी अच्छी तरीके से ना हो पाया उनकी, तो कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है। ये प्रदेश ने देखा है और पूरी दुनिया ने देखा है कि उत्तर प्रदेश में क्या बदहाली रही है। तो इस चीज का जो बदला है, मुझे एक बात बताइए, ये जो जाटलैंड में हम गन्ना क्षेत्र की बात कर रहे हैं, उनके भुगतान की समस्या आज की है क्या? देखिए, हम लोग दशकों की समस्या है, रोजगार आज की समस्या है क्या? सोम साहब, आप इस चीज को समझिए अच्छे से। देखिए, हम लोगों ने पहले भी इस पे रोजगार पे और चीनी मिल, मेरठ के अंदर एक मोदिनपुर चीनी मिल थी जो काफ़ी वर्षों से, काफ़ी लंबे समय से बंद पड़ी हुई थी, उसको चलाने का काम किया। और रोहाना थी, तो कई ऐसी चीनी मिलें थी। और हम लोग अभी, क्योंकि हमारी सरकार नहीं रही 2017 में, हम लोग इस पे भी काम करने वाले थे कि जो 5 रुपए प्रति क्विंटल गन्ना किसानों से ढुलाई के नाम पे गन्ना सेंटर से चीनी मिल तक का एक किराया लिया जाता है, उसको चीनी मिल वहन करेगी। तो इस पे भी हम लोग काम कर रहे थे। ठीक है, मतलब जब चुनाव आता है तो पार्टियां, नेता कहने लगते हैं हम काम करेंगे। जब आपके पास वक्त था, जब आपने वादे किए, 5 साल पूरे मिलते हैं, तब आपने क्या किया? ये तो उत्तर प्रदेश की जनता सवाल करेगी ना। और फिर वादों का पिटारा बड़ा फिर लेकर आ गए आप जनता के सामने। पहले पुराने वादे तो पूरे कीजिए, दशकों की जो समस्याएं चली आ रही हैं वो आज तक वही नहीं निपटी हैं। आ रही हूं मैं, आरएलडी के भी मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, महासचिव हैं आरएलडी के इंद्रजीत सिंह जी। इंद्र सिंह जी, कैसे जीतेंगे लड़ाई? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि अगर अखिलेश यादव के हाथ में बागडोर चलेगी उत्तर प्रदेश की, तो डार्क जोन में चला जाएगा उत्तर प्रदेश। कहीं सच में साथी गलत तो नहीं चुन लिया आपने? धन्यवाद। और मुझे उम्मीद है जितनी समय आपने बहन अनिला जी को दिया, मुझे भी मौका देके बात करने का। मैं सबसे पहले तो अनिला जी की पार्टी को बधाई देता हूं कि कम से कम एक दिन पहले वो संकल्प पत्र ले आए, घोषणा पत्र ले आए। अगर ये कुछ दिन पहले ले आए होते तो ये गन्ना, जिन्ना और हिंदू मुसलमान और ईद दिवाली पे शायद ये प्रचार प्रसार ना होता है, मुद्दों पे होता। लेकिन अब इन्होंने फिलहाल लिया है, कोई बात नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं एक एक करके बहन अनिला जी का जवाब दूंगा। इन्होंने कहा कि जयंत चौधरी जी राजनीति में खाली इसलिए लिया है कि चौधरी जी सिंह जी के पुत्र हैं।
अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जयंत चौधरी जी काबिल नहीं है, तो रोज अलग अलग तरीके से आपके प्रलोभन जयंत चौधरी जी के ऊपर डोरे क्यों डाले जा रहे हैं? अगर उनको कद नहीं है, उनको समाज नहीं चाहता, उनको युवा नहीं चाहता, उनको बुजुर्ग नहीं चाहते कि विरासत आगे बढ़े, तो आप क्यों अलग अलग तरीका अपना के उनको कहते हो जयंत चौधरी जी हमारे हैं और हमारे आ जाइए, पहले भी आ जाइए, बाद में भी आ जाइए? पहली बात। दूसरी बात है कि इन्होंने कहा हमने काम करा, हमने पेमेंट करी। मैं कह रहा हूँ जो पेमेंट आपने करी वो गन्ना आपने उधार में खरीदा और चीनी नगद में बेची मिल वालों ने। 1 किलो चीनी मिल से बाहर तब निकलती है जब पहले उसका ड्राफ्ट आ जाता है। आप उसकी बात करिए जो पेमेंट आपने नहीं करी। आप अभी तक 7 साल का किसान का ब्याज नहीं मिला है। अगर एक किसान का बिजली का बिल घर का रुक जाता है तो उसके ऊपर FIR दर्ज कर ली जाती है। आपने कितना प्यार दिखाया अन्नदाता के साथ, आपने ट्यूबवेल के ऊपर मीटर बिजली के मीटर लगा दिए। बराबर में हरियाणा है, वहाँ क्षेत्र छोटा है, यूपी का क्षेत्र बड़ा है। हरियाणा में हमारे को गन्ने की पेमेंट फालतू मिल रही है और बिजली के रेट कम मिल रहे हैं। हमारे को यूपी के अंदर रेट भी गन्ने का कम मिल रहा है और बिजली के रेट फालतू देने पड़ रहे हैं। आपने कोरोना के दौरान आपके अधिकारियों ने, आपके नेताओं ने फोन उठाने बंद कर दिए। गुरु साहब की दी हुई हिम्मत के सहारे गुरुद्वारे में बाबा जी ने हमसे सेवा ली, ऑक्सीजन की। 5,000 का इंजेक्शन 1 लाख रुपए तक आपका बिक गया। मेरे गाजियाबाद में मेरे स्वास्थ्य मंत्री रहते हैं, वो खुद कोरोना में जाके अपने फार्म हाउस पे लेट गए, लोगों के फोन नहीं उठाए। 11 हॉस्पिटल चिन्हित करेंगे कि जिन्होंने ओवर रेट चार्ज करा है या पैसे लेकर एडमिशन नहीं है, आज तक उन पर 2 रुपए की कार्रवाई नहीं हुई। अब किस तरीके से आप ये तो बात कह रहे हो, अपने मियाँ मिट्ठू बनना चाह रहे हो? तो आपने सिलेंडर 300 रुपए का 1,000 रुपए का कर दिया। जो मजदूर 300 रुपए रोज की मजदूरी करता है उसके 15 दिन मुश्किल से काम मिल पा रहा है। 3 दिन में 3 दिन के पैसे तो सिलेंडर में चले गए। आपने अभी ताजा बजट पेश करा है, उसमें मनरेगा का आपने बजट कम कर दिया। बताए ना इस बजट में आपने जो आने वाले चुनाव के बीच में आप किस मोमेंटो को लेके, किस चेहरे को लेके जा रहे हैं, बजट में आपने क्या क्या प्राविधान ऐसे करे हैं जो जनता आपको वोट दे। कोई चीज तो हो, संकल्प लाए आप 2 दिन पहले। तो इंद्रजीत सिंह जी, आप ये मान रहे हैं कि अखिलेश यादव को अगर समर्थन मिल गया, जयंत चौधरी को समर्थन मिल गया, तो आप साथ मिलकर जो समस्याएं दशकों की हैं उसका निपटारा करने में कामयाब हो जाएंगे आप? जो अब तक नहीं हुआ, वादे तो बड़े तब भी किए गए। सर आती हूँ एक बार अंशु अवस्थी जी से मैं जवाब ले लेती हूँ। अंशु अवस्थी जी, अब कौन से बड़े वादे करने जा रही हैं प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की जनता से? जो हमारा विषय तो मैं आपके सवाल का जवाब दे देता हूँ। अनिला जी ने बताया कि हमने सड़क बनाई है, एक्सप्रेसवे बनाए हैं और बहुत सारा विकास किया। ये नोएडा में बैठी हुई है। लेकिन मुझे आप बताइए कि जो डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 3 रुपए थी, आज वो कितनी हो गई? 32 रुपए। और फिर जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारती है तो कितना कर देते? 10 रुपए घटा देते। अरे आपने लोगों की कमर तोड़ दी है लूटते लूटते। लुटेरी लूटने वाली सरकार है। किसानों के कृषि पर पहली बार भाजपा सरकार ने GST थोप दी। आपने ट्रैक्टर पर और जो कृषि उपकरण उस पर 12% GST लगा दी। फर्टिलाइजर पर आपने 18% GST लगा दी। जो DAP की बोरी कांग्रेस की सरकार में 400 रुपए की मिलती थी उसको आपने 1900 किया। जब आपकी थूथू हुई तो आपने 1200 पर कर दिया। अरे आपने लूटा है 24 लाख करोड़ रुपए आपने डीजल और पेट्रोल से लूटे। कौन सा एहसान कर दिया आपने? गन्ने का भुगतान कर दिया। अरे अभी भी 4,000 करोड़ बकाया। क्यों बकाया भाई? गन्ने के किसान ने अपना गन्ना बेचा है। आपने कोई एहसान नहीं किया, उसको मुफ्त में पैसे दिए हो। दूसरा, कांग्रेस पार्टी की जो बात कर रही हैं आप, 30 साल पहले जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर विप्रेश जी छोड़कर गए थे, अगर इन पिछले 30 सालों की सरकारें 1990 से 2020 के बीच की सरकारों ने उस इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने का काम किया होता तो आज ये समस्या नहीं आती। कोरोना काल में जिस तरीके से अप्रवासी हमारे भारतीय भाई उत्तर प्रदेश के आ रहे थे, जिनको लेकर प्रधानमंत्री जी मजाक उड़ा रहे थे कि कांग्रेस ने उनकी मदद क्यों की, इसको लेकर मजाक उड़ा रहे थे। ये नौबत नहीं आती, उनको आना नहीं पड़ता पैदल। न जाने कितने लोगों की जान चली गई। चैनल पर बैठकर झूठ बोलना, झूठा शगल फैलाना, यही भारतीय जनता पार्टी का पैटर्न बन चुका। जनता नकार चुकी ने। बताइए ना कि आपने डीजल पेट्रोल इतना सस्ता क्यों कर दिया, इतना महंगा क्यों कर दिया, जब अंतरराष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें $50 से नीचे है। अरे सच्चाई सभी को पता है, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ लोगों को लूट रही है। लूट
लोगों के ऊपर टैक्स लाद लाद के जो 400 का गैस सिलेंडर था, जब ये खोपड़ी पर उठाकर निकलती थी, उस समय आप याद करिए अब 1000 का गैस सिलेंडर हो गया है। और आप कहते हैं हमने एक्सप्रेस वे बना दिए। अरे कोई नया उत्तर प्रदेश में एक भी एम्स बनाया हो तो बताइए, कोई भी नई फैक्ट्री लगाई हो तो बताइए। अरे चैनल पर झूठ मत बोला करिए। आप महिला हैं, नारी। ठीक है, अंशु अवस्थी जी आती हूँ, इंद्रजीत जी आपके पास भी आती हूँ, मैं अनिला जी से जवाब लूंगी, लेकिन राजीव रंजन के पास एक बार फिर से मुझे जाना होगा। मैं आ रही हूँ सर। राजीव, आप सभी मेहमानों को, चारों मेहमान हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, आपने बड़े ध्यान से सुना, मैं देख रही थी। राजीव, ये दशकों पुरानी समस्याएं हैं जिनको लेके फिर ये वादे किए गए हैं। गन्ने भुगतान की है, रोजगार की है, सिंचाई के बिल हैं, एमएसपी है, कर्ज माफी है। ये आज की समस्या नहीं है राजीव। हर पार्टी ने राज उत्तर प्रदेश में किया, लेकिन ये समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं अभी भी, और फिर बड़े वादे कर दिए गए हैं। देखिए विपनेश, हम जो आज बातचीत कर रहे हैं, कल 24 घंटे के बाद चुनाव होने हैं। आपने जितने मुद्दे गिनाए, इस पर किसी पर चुनाव होने नहीं है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है। हाँ, देखिए जमीनी मुद्दे, बातचीत के मुद्दे, विवाद के मुद्दे, बहस के मुद्दे अलग हैं, ड्राइंग रूम के मुद्दे अलग हैं और चुनाव के मुद्दे अलग हैं। अभी आप थोड़ी देर इंतजार कीजिए, 1.5-2 घंटे के बाद आप ओवैसी को सुनिएगा, आप योगी आदित्यनाथ को सुनिएगा, आप अखिलेश यादव को सुनिएगा, उनकी भाषा सुनिएगा, और जो भी खबरें आएंगी शाम की हेडलाइन देखिएगा, वो किस मुद्दे पर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये सब चीजें देखिए। सबसे बड़ी चीज आम लोगों के लिहाज से, मैं खुद भी और देश का आम आदमी भी सोचता होगा कि जब तेल कंपनियों को कहा जाता है कि पेट्रोल और डीजल के रेट तय करने का अधिकार पेट्रोल कंपनियों को है, इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं, लेकिन ये पेट्रोल कंपनियों को ये कैसे सूंघ जाता है कि कब देश में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया। जब से देश में आचार संहिता 5 राज्यों की लागू हो गई, पेट्रोल कंपनियों को नींद आ गई। अब वो कभी 20 पैसे 25 पैसे भी पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ रहे। ये कैसे हो जाता है, ये मेरे समझ में नहीं। बंगाल में 61 दिन में रहा, 61 दिन रोज में पेट्रोल भराने डीजल जब जाता था गाड़ी का, वही रेट, कभी ऊपर नीचे नहीं हुआ। और जैसे ही बंगाल से मैंने ट्रेन पकड़ी और दिल्ली आया, और अगले ही दिन 25 पैसे, दूसरे दिन 35 पैसे, तीसरे आप 1000 दीजिए, रोज मीटर ऊपर नीचे होने लगता है। तो ये कैसे होने लगता है? देखिए, अद्भुत जगह है भारत और अद्भुत जगह है इसकी सियासत और अद्भुत है सरकारें, कि आपका मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होते ही पेट्रोल कंपनी सो जाती है कि अब जब चुनाव होगा उसके बाद देखा जाएगा। और मजेदार बात यह है कि जब चुनाव की घोषणा हुई उसके बाद आज तक में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती जा रही है, लेकिन उसका कोई असर पेट्रोल और डीजल की कंपनियों पर नहीं पड़ रहा है। दूसरी तरफ 40 रुपए इसी पेट्रोल कंपनियों ने 40 रुपए एक साल से कम समय में डीजल की कीमत 1 लीटर पर बढ़ाई है। और इसी योगी सरकार ने 4 साल 8 महीने सरकार में रहने के बाद 25 रुपए और 35 रुपए की बढ़ोतरी की है। तो गन्ना 1 क्विंटल में 35 पैसे की 1 किलो में अगर आप ऐसे देखें तो, और 40 रुपए लीटर 1 साल के भीतर पैसा बढ़ाया गया। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की अगर बात आप सुनेंगे तो आपको लग रहेगा कि इनकी सरकार आने से पहले उत्तर प्रदेश में लोग सिर्फ सांसें लिया करते थे, न वो सड़क पे चलते थे, न लड़कियां स्कूल जाती थी, न लोग कारोबार कर रहे थे। केवल सब के सब लोग सांस ले रहे थे उत्तर प्रदेश में, कहीं कुछ किसी सरकार ने नहीं किया था। राजीव, मुझे यहीं रोकना होगा, आज मेरे पास वक्त कम है, लास्ट 2 मिनट बचे हैं। मैं आपके इसी सवाल पर सभी मेहमानों से रिएक्शन जल्दी से ले लेती हूँ। और अनिला जी आप बोलिए, जो राजीव ने सवाल उठाया कि आपके आने से पहले क्या कुछ नहीं हुआ? एक मिनट बोलिए राजीव, एक मिनट बोलिए सर, बोलिए। मैं दूसरा पक्ष थोड़ा सपा बसपा को भी बता दूं कि यही वो सरकारें हैं जब सारे लोग ये बात जानते होंगे कि किसी भी स्टेट का जो रेवेन्यू होता है, जो राजस्व होता है, उसमें पहला स्थान तो पहले सेल्स टैक्स का था और अब जीएसटी का। दूसरा स्थान रेवेन्यू जो आता है वो शराब के ठेकों से आता है, आबकारी से आता है। और यही सपा बसपा की सरकारों ने, इसी सपा की सरकार ने एक फैमिली को पूरे 5 साल शराब का ठेका एक इलाके का दे करके रखा था। और ये रिकॉर्ड में है कि पिछली 5 साल की समाजवादी पार्टी के सरकार से जस्ट दूना से ज्यादा रेवेन्यू अब एक्साइज में योगी सरकार में आ रहा है। तो सबको ये बातें देखनी चाहिए कि आपने किया क्या है, आप करेंगे क्या। लेकिन बात यह है कि ये तो हम नारे बताने की केवल चीज है, चुनाव तो अलग मुद्दों। लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल आपने उठाए हैं, दोनों पार्टियों के मेहमानों से जवाब ले लेती हूँ जल्दी से। अनिला जी, क्विक रिएक्शन आपका।
देखिए विपनेश जी, सबसे पहली बात तो यहाँ पर यह है कि बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब आई है उत्तर प्रदेश में, उसने बिना किसी लाग लपेट, बिना किसी तुष्टीकरण के यहाँ पर सबको एक समानता से लाभ पहुंचाया है और कार्य किया है। जाति विशेष या धर्म विशेष की राजनीति बिल्कुल भी नहीं करी है। अगर मैं आज की तारीख में बात करती हूँ तो चाहे कांग्रेस है, चाहे सपा है, चाहे रालोद है, इस तरीके के राजनीतिक दल एक साथ मिलकर, या मैं कहूँ कि सारे का सारे इस प्रकार के जो तुष्टीकरण में विश्वास करते हैं, ऐसे राजनीतिक दल जो हैं मिलकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। ये धर्म की विजय होनी चाहिए अधर्म पे। इन लोगों ने अधर्म फैलाया, इससे ज्यादा कुछ नहीं फैलाया है। अगर कहती हूँ कि हाँ हम करते हैं, हमने आस्था का सम्मान किया है, सबकी आस्था का सम्मान किया है, इसीलिए जो है यहाँ पे सूफी सर्किट में भी पर्यटन को सुविधाएं मिले, इस पर कार्य किया है। हाँ, हम कहते हैं कि रामलला मंदिर की लड़ाई हमने लड़ी और आज मंदिर का निर्माण हो रहा है। हाँ, हमने बाबा विश्वनाथ में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पर काम करवाया। हाँ, हमने विंध्याचल में काम करवाया। हाँ, हम मथुरा की बात करते हैं और करते रहेंगे। कर्नाटका में जब हिजाब के ऊपर कंट्रोवर्सी होती है तो वाकई में चिंता का विषय है कि लव जिहाद जैसे वहां से चला था, पूरे देश में फैल गया था, तो क्या ये हिजाब की कंट्रोवर्सी क्या है, हर जगह पैर पसारेगी या मनमानी होगी? संविधान को भी किनारे रख दिया जाएगा। क्यों? केवल इसलिए कि तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहते हैं। कब तक हिंदुओं का मुंह बंद करके रखेंगे? अब नहीं, हिंदू चुप नहीं रहेगा। काम भी होगा, विकास भी होगा, रास्ता का सम्मान भी होगा। ये जिन्नावादी सोच वाले राजनीतिक दल क्या समझते हैं कि उत्तर प्रदेश में ये फिर से पैर पसार लेंगे? हाँ, इनकी मनमानी चलने देंगे? बिल्कुल नहीं। उत्तर प्रदेश की जनता ने तय कर दिया है। जल्दी से अभिषेक सोम जी जवाब दीजिए जल्दी से। जो राजीव रंजन ने सवाल उठाया था उसका जल्दी से क्विक। मुझे लग रहा है ये आज का बहुत बड़ा मजाक है कि बहन जी ये बोल रही हैं कि हम लोग जाति, धर्म और मंदिर मस्जिद पे के नाम पे राजनीति नहीं करते हैं, और सबसे ज्यादा राजनीति यही करते हैं। और समाजवादी पार्टी एक तरफा अपनी सरकार बनाने जा रही है और उत्तर प्रदेश की जनता हमारे साथ है। ठीक है इंद्रजीत जी, पहला चरण डिसाइड कर देगा। हाँ, डिसाइड ये कर देगा विमला जी, क्योंकि इन्होंने ना तो कोरोना के दौरान बिजली की छूट दी, फीसें आदि। चलिए माफी चाहती हूँ इंद्रजीत सिंह जी, मैं आपका जवाब नहीं ले पा रही हूँ, वक्त इजाजत नहीं दे रहा है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।